डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं थर्मोडायनामिक्स के बारे में। और इससे पहले जो है सो हम लोग 5-6 लेक्चर हम लोग कर चुके हैं, जिसमें हीट के बारे में, वर्क के बारे में और फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन, दैट मीन्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जिसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। चेंज इन इंथैल्पी के बारे में पढ़ चुके हैं। आज इंथैल्पी से ही रिलेटेड इसमें हम लोग लेकर के आए हैं इंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस के बारे में एंड इंथैल्पी ऑफ कंबशन के बारे में। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एंड इंथैल्पी ऑफ कंबशन के बारे में आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ये आपका 11th क्लास केमिस्ट्री का जो चैप्टर चल रहा है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है थर्मोडायनामिक्स। तो आज का टॉपिक करने से पहले आप लोग इंथैल्पी चेंज के बारे में, इससे पहले वाला वीडियो आप लोग ज़रूर देख लेंगे। उसके बाद आप लोगों का कॉन्सेप्ट काफ़ी बढ़िया बन जाएगा। इससे पहले वाले वीडियो को देखने के लिए मॉडर्न क्लासेस इब्राहिम सर चेंज इन इंथैल्पी आप टाइप कर लेंगे और सबसे पहले उसको अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। उसके बाद फिर इसको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। थर्मोडायनामिक्स, दिस इज ऑल्सो नोन एज थर्मोकेमिस्ट्री। ये थर्मोकेमिस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस के बारे में आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन थोड़ा सा थियोरेटिकल क्लासेस होगा, उपने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी मज़ा आएगा। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इंथैल्पी ऑफ कंबशन, इंथैल्पी ऑफ कंबशन, ये टॉपिक आप लोगों के सामने आज लेकर के आए हैं। चलो ये हेडिंग लगा लो पहले फटाफट। हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन इसको दिखलाते हैं डेल्टा एच से दिखलाने का काम करते हैं। ठीक है, इसी डेल्टा एच को इससे पहले वाले में जो हम लोगों ने दिखलाने का काम किया था इंथैल्पी चेंज के बारे में, दैट इज इंथैल्पी चेंज। इंथैल्पी चेंज के बारे में किसी भी रिएक्शन के बारे में बात करो, सिंपल रिएक्शन के बारे में बात करो, रिएक्टेंट से फॉर्मेशन हो रहा है प्रोडक्ट का, रिएक्टेंट से फॉर्मेशन हो रहा है प्रोडक्ट का। ठीक है, क्लियर है। इसमें हीट जो चेंजेज कर रहे होते हैं, डेल्टा एच जो चेंजेज कर रहे होते हैं, प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को हम लोग माइनस कर देते हैं। ठीक है, इसमें डेल्टा एच का 2 वैल्यू आ सकता है। डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव आ सकता है, क्लियर है। और जब ये नेगेटिव आता है तो ऐसे सिचुएशन में एनर्जी रिलीज कर रहे होते हैं, एनर्जी रिलीज कर रहे होते हैं, और इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर से पी में से, प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को घटाने का काम कर रहे हो, राइट। इसका मतलब ये है कि इसमें रिएक्टेंट ही बड़ा है प्रोडक्ट से। होता क्या है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को हम लोग बैलेंस करने का काम करते हैं। जो रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट में जितने सारे पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, जितने सारे रिएक्शंस हो रहे होते हैं, पूरा रिएक्शन होने के बाद बहुत सारे कैटलिस्ट भी वर्क कर रहा होता है, और तब जा कर के कुछ समय के बाद में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा होता है। ठीक है, इस सिचुएशन में इसका मतलब है कि रिएक्टेंट का एनर्जी बड़ा है, और जब तक कि ये एनर्जी को रिलीज़ नहीं कर जाएगा तब तक के प्रोडक्ट बराबर नहीं करेंगे। फिर से मेरी बात को सुनो, रिएक्टेंट में से रिएक्टेंट का जो हीट है
वो बड़ा है प्रोडक्ट के हीट से, और जब तक रिएक्टेंट का हीट रिलीज नहीं करेगा तब तक के प्रोडक्ट बैलेंस नहीं हो सकता है। ठीक है, तो जब एनर्जी रिलीज कर रहा होता है, हीट रिलीज कर रहे होते हैं, तो ऐसे वाले रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, राइट। दूसरी बात, डेल्टा एच के वैल्यू और क्या हो सकता है, सॉरी यहाँ नेगेटिव लिखा हुआ है, डेल्टा एच के वैल्यू और क्या हो सकता है, पॉजिटिव। दो ही कंडीशन हो सकते हैं, एनर्जी ऐसे वाले में एब्जॉर्ब करते हैं, और ऐसे वाले को एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ऐसे वाले को एंडोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है, राइट। एब्जॉर्ब करने का मतलब यह है कि प्रोडक्ट ही बड़ा है, प्रोडक्ट की एनर्जी जो है, प्रोडक्ट का जो हीट है वो बड़ा है रिएक्टेंट से। अब प्रोडक्ट का चूंकि प्रोडक्ट का हीट ग्रेटर देन है, बड़ा है, अब यह क्या करेगा, जब तक ये एब्जॉर्ब नहीं कर लेगा तब तक ये रिएक्टेंट के बराबर नहीं करेगा रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। इसलिए प्रोडक्ट का यहाँ पर क्या होता है, इसके साथ में एब्जॉर्प्शन होता है एनर्जी का, हीट का एब्जॉर्प्शन करता है, तो ऐसे वाले को एंडोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। क्लियर है? चलो नोट करो जल्दी से। आगे आओ, इसी बात को हम लोग समझने की जो कोशिश कर रहे हैं वो ग्राफ से समझने की कोशिश कर रहे हैं। ग्राफ से समझने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। एनर्जी एंड दिस इज फेज ऑफ रिएक्शन। दिस इज फेज ऑफ रिएक्शन। ठीक है, यहां पर मान लिया रिएक्टेंट दिया हुआ है, ये प्रोडक्ट दिया हुआ है। किसी भी रिएक्शन में इस बात को जानना चाहिए आपको कि जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा होता है तो बीच की एनर्जी, बीच का हीट कहीं न कहीं पर उसका काफ़ी इनहेंस करता है। इस इनहेंस को हम लोग ग्राफ में इस तरह से हम लोग दिखलाने का काम करते हैं। यहाँ पर ये प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पर बढ़िया से देखो कि रिएक्टेंट जो है सो ऊपर में है, प्रोडक्ट नीचे में है। इसका मतलब है कि रिएक्टेंट जो है सो बड़ा है प्रोडक्ट से, और ये एक्सोथर्मिक का ग्राफ है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ है ये। और जब रिएक्टेंट ही बड़ा होता है प्रोडक्ट से तो इसकी जो वैल्यू आती है वो नेगेटिव में आता है। क्लियर है? याद रहेगा। दूसरा ग्राफ लो, इधर शो करें एनर्जी को, एंड दिस इज फेज ऑफ रिएक्शन। इधर शो करो फेज ऑफ रिएक्शन को, फेज ऑफ रिएक्शन को। ठीक है, यहां पर ये प्रोडक्ट दिया हुआ है, ये रिएक्टेंट दिया हुआ है। ऐसे कर दो इसको, ये रिएक्टेंट जो है सो थोड़ा सा नीचे है, और प्रोडक्ट जो है सो प्रोडक्ट थोड़ा सा ऊपर ले लो, ऊपर कर लो इसको। दैट मीन्स प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन, प्रोडक्ट जो है सो ग्रेटर देन है किससे? रिएक्टेंट से। प्रोडक्ट का हीट जो है वो बड़ा है रिएक्टेंट से, तब ऐसे सिचुएशन वाले को एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। इसको एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, और ये पॉजिटिव होता है, इसका वैल्यू पॉजिटिव होता है। क्लियर है? तो ग्राफ से भी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। हम लोग जो बात कर रहे हैं इंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं, और इंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस में हीट ऑफ रिएक्शंस के बारे में खास कर करके
दैट मीन्स इंथैल्पी चेंजेज के बारे में हम लोग देखने का काम कर रहे हैं। इंथैल्पी में दैट मीन्स हीट में चेंजेज किस तरह से हो सकते हैं, या तो फिर एनर्जी रिलीज करे या फिर एनर्जी को एब्जॉर्ब करे। जब एनर्जी रिलीज कर रहा होता है तब इसको हम लोग एक्सोथर्मिक कहते हैं और इसका वैल्यू नेगेटिव आता है, ठीक है। जब एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का काम कर रहा होता है तो ऐसे वाले रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं और इसका वैल्यू पॉजिटिव होता है। इस ग्राफ से भी याद रखोगे, जब रिएक्टेंट का हीट एनर्जी जब बड़ा होगा प्रोडक्ट से तब एक्सोथर्मिक, जब प्रोडक्ट का हीट एनर्जी जब बड़ा होगा रिएक्टेंट से तब ऐसे वाले को जो हम लोग कहेंगे एंडोथर्मिक कहेंगे। नोट करो इसको, ओके। चलो इसी से रिलेटेड अभी और हम लोग देखते हैं। हीट ऑफ रिएक्शन, यहां पर एक बेस को लिया गया है, दूसरे वाले को जो लिया है वो एसिड को लिए हैं, सॉरी। दिस इन एक्वस फॉर्म, दिस इन एक्वस फॉर्म, दैट मीन्स मॉइस्चर फॉर्म में है। और किसी भी रिएक्शन के बारे में जानना चाहिए कि ड्राई सिचुएशन में, ड्राई स्थिति में और एक्वस सिचुएशन में, दैट मीन्स मॉइस्ट सिचुएशन में, दोनों के रिएक्शन में काफ़ी अंतर होता है। NaCl and H2O, NaCl and H2O, प्लस 13 किलो कैलोरी एनर्जी यहाँ पर रिलीज करने का काम कर रहा है। एनर्जी जब ये रिलीज करने का काम कर रहा है दैट मीन्स डेल्टा एच का जो वैल्यू होगा -13 किलो कैलोरी, और ये जो एग्जाम्पल होगा एक्सोथर्मिक का, ठीक है। किसी भी रिएक्शन के लास्ट में दिया रहे तो आप इस बात को समझ जाओगे। दैट इज 13 किलो कैलोरी per mole of NaOH, per mole of HCl, per mole of NaCl, per mole of H2O। इस तरह से इसका लिखने का एक तरीका होता है, एक वे होता है। 13 किलो कैलोरी जो एनर्जी रिलीज करने का काम किया है पर मोल, प्रत्येक मोल पर NaOH का, HCl का, NaCl का, H2O का, इस तरह से, ठीक है। नोट करो। नेक्स्ट एग्जांपल, ये सॉलिड फॉर्म में है, ये लिक्विड फॉर्म में है। ये गैसियस फॉर्म में, ये भी गैसियस फॉर्म में। कार्बन मोनोऑक्साइड एंड H2 गैस। यहाँ पर ये सॉलिड फॉर्म में है, ये वाला जो दिया गया है लिक्विड फॉर्म में। -30 किलो कैलोरी, -30 किलो कैलोरी, ओके। इस बात से ये पता चला कि ये जो एब्जॉर्ब कर रहा है, एनर्जी को एब्जॉर्ब इतना करने का काम कर रहा है, दैट मीन्स इसको -30 को लेकर के इधर आओगे, ये पॉजिटिव में हो जाएगा ये, और जब ये पॉजिटिव में शो करने का काम करेगा दैट मीन्स एनर्जी को ये एब्जॉर्ब करने का काम कर रहा है। प्लस 30 किलो 30 किलो कैलोरी। इसका मतलब ये हो गया कि डेल्टा एच का वैल्यू कितना हुआ, +30 किलो कैल। लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, दैट इज +30 किलो, प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, 30 किलो कैल पर मोल
पर मोल ऑफ, बोलो, कार्बन हुआ, पर मोल H2O हुआ, पर मोल कार्बन मोनोऑक्साइड हुआ, पर मोल H2 हुआ। ठीक है, अगर इसको, ठीक है, नोट करें, नोट करें। चलिए हम लोग उन सारी बातों को देखने का काम करते हैं। इसको भी हटा दें। कौन कौन से ऐसा फैक्टर्स है जिसके ऊपर ये डिपेंड करने का काम कर रहे होते हैं। ठीक है, हीट ऑफ रिएक्शंस कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर ये डिपेंड करने का काम कर रहा होता है। दैट मीन्स डेल्टा H हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन। हम लोग यहां देखें फैक्टर्स ऑन विच डेल्टा H डिपेंड्स। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर डेल्टा H डिपेंड्स करने का काम कर रहा होता है। सबसे पहला पॉइंट, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स का फिजिकल स्टेट क्या है, सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है। इन सारी बातों पर यह डिपेंड करने का काम कर रहा होता है। एग्जाम्पल, H2 को O2 के साथ में रिएक्ट करवाते हैं, ये फॉर्मेशन करता है H2O का। ठीक है, चलिए मान लेते हैं यहाँ पर ये थोड़ी देर गैसियस स्टेट में आ रहा है और यहाँ पर से जो एनर्जी रिलीज करने का काम कर रहा है डेल्टा H की वैल्यू जो आ रहा है वो -60 किलो कैलोरी। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन है। इसको एक ऑक्सीजन को करने के लिए यहाँ पर ये हाफ कर दो, आगे बढ़ो। H2 प्लस हाफ O2 H2O, यहाँ पर ले लें लीटर, लिक्विड फॉर्म में दिया हुआ है डेल्टा H का वैल्यू 70 किलो कैलोरी, राइट। यहाँ पर आप देखें एक जगह जो दिया हुआ है गैसियस स्टेट में दिया हुआ है, दूसरे जगह जो दिया हुआ है वो लिक्विड फॉर्म में दिया हुआ है ये, और दोनों में जो एनर्जी रिलीज करने का काम कर रहा है, एक जगह 60 किया है तो दूसरे जगह 70 करने का काम किया है। हम बात ये करना चाह रहे हैं कि फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, एक जगह फिजिकल स्टेट लिक्विड फॉर्म में है, दूसरे जगह जो दिया गया है वो गैसियस फॉर्म में है। इतना ही, लिक्विड फॉर्म में और गैसियस फॉर्म में दोनों में यहाँ पर से अंतर आ गया है। और कितने से अंतर ये शो करने का काम कर रहा है, कितने से, ये 10 पॉइंट से 10 किलो कैल से ये अंतर दिखलाने का काम, डिफरेंसेस दिखलाने का काम कर रहा है। इसका मतलब ये होता है कि हीट ऑफ रिएक्शन जो होते हैं, डेल्टा H जो होते हैं, वो फिजिकल स्टेट पर डिपेंड करने का काम कर रहा होता है। एक जगह देखो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करने का काम किया है, दूसरी जगह उससे 10 पॉइंट कम एनर्जी रिलीज़ करने का काम किया है। तो फिजिकल स्टेट चेंज होने से इसमें जो एनर्जी रिलीज़ कर रहे होते हैं या फिर एनर्जी एब्जॉर्ब करने का काम कर रहे होते हैं, दोनों सिचुएशन में फिजिकल स्टेट अगर चेंज करेगा रिएक्टेंट्स का या फिर प्रोडक्ट का, तो ऐसे सिचुएशन में एनर्जी का रिलीज़ करना या फिर एनर्जी का एब्जॉर्ब करना, दोनों में काफ़ी अंतर पड़ जाता है। दैट मीन्स डेल्टा H जो डिपेंड कर रहे होते हैं फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स पर, ये डिपेंड कर रहा होता है। ओके
नोट करो इसको। चलो, दूसरा पॉइंट है एलोट्रॉपिक फॉर्म्स। एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। बात आ रही है समझ में? मेरे हिसाब से लगता है कि आप लोग काफ़ी अच्छे ढंग से समझ रहे होंगे और बात तो बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट आप लोगों को मिल रहा होगा। मैं भी ये चाहता हूँ कि आप लोगों को क्लियर कॉन्सेप्ट मिलता रहे और अच्छे ढंग से आप लोग पढ़ाई करते रहें। बिल्कुल इत्मीनान से आप लोग नोट्स बनाना शुरू कीजिए, नोट्स बनाइए। उसके बाद जितना सारा क्वेश्चन कराते हैं क्वेश्चन करें। इसके अलावा आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल्स है, जो भी आपके पास प्रैक्टिस सेट है, आप उस प्रैक्टिस सेट को उठाएं और बनाना शुरू करें। एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। कार्बन जब ये डायमंड फॉर्म में होते हैं, O2 के साथ में ये जब रिएक्शन कर रहे होते हैं, जब ये ग्रेफाइट फॉर्म में होते हैं और O2 के साथ में ये रिएक्शन कर रहे होते हैं, एक जगह डायमंड फॉर्म में है, दूसरे जगह दिया हुआ है वो ग्रेफाइट फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, फॉर्मेशन तो वही करेगा CO2 गैसियस स्टेट में, ये भी CO2 गैसियस स्टेट में। ऑक्सीजन यहाँ पर जो दिया गया है ये गैसियस स्टेट में है, यहाँ पर ये वाला गैसियस स्टेट में दिया गया है। अब ये यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि क्या इसमें से जो हीट रिलीज़ करेगा या फिर हीट को एब्जॉर्ब करेगा, हीट रिलीज़ करेगा या एब्जॉर्ब करेगा, दोनों बराबर होंगे। चलो मान लेते हैं कि यहाँ पर जो दिया हुआ है डेल्टा H1 दिया हुआ है, यहाँ पर जो हीट रिलीज किया है वो डेल्टा H2 दिया हुआ है। क्या ये दोनों के दोनों बराबर होंगे? नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक डायमंड फॉर्म में, दूसरा वाला ग्रेफाइट फॉर्म में। इसका एलोट्रॉप्स इसका चेंज कर गया है इसका। और जब ये एलोट्रॉप्स फॉर्म में होते हैं, एलोट्रॉप्स फॉर्म्स होने का मतलब ये है कि उसके कहीं न कहीं से फिजिकल स्टेट उसका चेंज करने का काम किया है, उसका केमिकल पोजीशन में चेंज करने का काम किया है। तब ऐसे सिचुएशन में जो डेल्टा H1 का जो वैल्यू होगा इस रिएक्शन में और इस रिएक्शन में डेल्टा H2 का जो वैल्यू होगा, ये दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकते। ये दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकते हैं, याद रखना है इसको। ठीक है, तो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स में जब कोई भी रिएक्शन को ले रहे होते हैं तो दोनों सिचुएशन में जो डेल्टा H का वैल्यू होता है कभी भी बराबर नहीं होता है। राइट, चलें आगे बढ़े। तीसरा पॉइंट, सॉल्यूशंस इन विच रिएक्शंस टेक प्लेस। वो कौन सा ऐसा सॉल्यूशन लिया गया है, कौन सा ऐसा सॉल्वेंट लिया गया है, सॉल्वेंट भी हो सकता है, कौन सा ऐसा सॉल्वेंट लिया गया है जिसमें सो रिएक्शन हो रहा है। अगर उसके सॉल्यूशन में, उसके सॉल्वेंट में कहीं से भी अगर चेंजेज आने का काम हो रहा है, अगर डिफरेंट हो रहा है, तो उसमें से जो रिलीज़ करने वाला जो हीट है या फिर एब्जॉर्ब करने वाला जो हीट है, दोनों में काफ़ी अंतर पड़ जाता है। ठीक है, तो इस बात को भी याद रखेंगे आप। चौथा पॉइंट जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है वो है टेम्परेचर। ठीक है, किसी रिएक्शंस को मान लिया कि आप कहीं दूसरे जगह कर रहे हो, एक व्यक्ति जो है सो उसको दूसरे जगह कर रहा है, तीसरा व्यक्ति जो है सो उसको तीसरे जगह कर रहा है, तो उसके जो प्रोडक्ट का उसमें से जो हीट रिलीज़ कर रहा होगा या फिर हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, काफ़ी अंतर पड़ जाएगा। ठीक है, इसलिए एक मानक पद्धति बनाया जाता है, एक स्टैंडर्ड हीट का पैमाना बनाया जाता है
कि इतना ही जो है सो लेना है और इतना ही पर, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में रहे, उसी टेम्परेचर पर, उतना ही प्रेशर पर आपको इस रिएक्शन को करना है और तब ये देखना है कि उसका डेटा क्या आता है, उसमें से प्रोडक्ट में क्या उसका जो है सो अंतर पड़ रहा है और हीट का जो रिलीज़ कर रहा है या फिर हीट एब्जॉर्ब करने का काम कर रहा है, दोनों समान आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर इस तरह से टेम्परेचर को डिफरेंट जगह पर लिया जाएगा, जैसे मान लीजिए कि कोई गर्म देश है और वहाँ पर उस रिएक्शन को कर रहे हैं, तो उसका जो है सो कुछ और जो है बन करके आएगा, उसका रिजल्ट कुछ और आएगा। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए कि ठंडे प्रदेश में कर रहा है, तो उसमें से जो आएगा उसका जो हीट रिलीज़ करेगा या एब्जॉर्प्शन का काम करेगा, तो ये डिफरेंट पड़ जाएंगे ये। इसलिए क्या किया जाता है, टेम्परेचर और प्रेशर को एक स्टैंडर्ड माना जाता है। तो टेम्परेचर के लिए जो लेते हैं वो 25 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन्स 25 प्लस रूम टेम्परेचर पर ही लिया जाता है 273 केल्विन, दैट इज़ 298 केल्विन। प्रेशर जो दिखलाने का काम करते हैं 1 atm, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसका लिया जाता है, ठीक है। और इसमें से एक्वस सॉल्यूशन जो हम लोग बात कर रहे होते हैं, जिस सॉल्यूशन रिएक्शन करवा रहे होते हैं, वो एक्वस सॉल्यूशन ही 1 m पर, 1 मोलर पर, दैट मीन्स 1 मोल पर लीटर पर हम लोग बात कर रहे होते हैं। ये इसका मानक और स्टैंडर्ड इसका वैल्यू है जो हीट के लिए हम लोग डिनोट करने का काम कर रहे होते हैं। कुछ ऐसे जो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, उसका जो वैल्यू जो हम लोग लेते हैं टेम्परेचर का, हीट रिलीज़ का या फिर हीट एब्जॉर्प्शन का जो दिखला रहे होते हैं, हम लोग 0 से शो कर रहे होते हैं। तो स्टैंडर्ड इंथैल्पी जो होता है वो 0 होता है। किसका किसका होता है अभी हम लोग नोट कर लें। स्टैंडर्ड इंथैल्पी, ये बटा नहीं है, हटा देते हैं यहाँ पर से। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऐसा ना बटा समझ जाओ, इज इक्वल टू 0 लेते हैं। कितने पर अभी डाटा आपको सामने दिया गया है 1 atm एंड 25 डिग्री सेल्सियस पर। किसका 0 लिया जाता है। वैसे जो फ्री नेचुरली अकरिंग स्टेट में होते हैं उसके लिए हम लोग स्टैंडर्ड इंथैल्पी 0 लेते हैं। फ्री नेचुरली अकरिंग स्टेट में जो भी पाया जाता है उसके लिए जो हम लोग मानते हैं वो 0 लेते हैं। डेल्टा H नॉट Cl2 के लिए 0, डेल्टा H O2 के लिए 0, डेल्टा H नॉट Br2 के लिए 0, डेल्टा H नॉट N2 के लिए 0, जो भी फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। डेल्टा H नॉट कार्बन के लिए 0। मान लीजिए कि एक जो है ग्रेफाइट फॉर्म में इसका वैल्यू मान लीजिए कि 0 आ रहा है, ठीक है। लेकिन दूसरा मानते हैं कि डेल्टा H कार्बन को जो दिया हुआ है ये डायमंड फॉर्म में दिया हुआ है ये, बट क्या ये भी 0 होगा? नहीं, नॉट इक्वल टू 0। जो फ्री स्टेट में पाए जाएंगे उसके लिए हम लोग 0 लेंगे, दूसरे के लिए 0 लेना नहीं है। उसी तरह से डेल्टा H नॉट S8 जब ये ऑर्थोरॉम्बिक फॉर्म में होंगे, ऑर्थोरॉम्बिक फॉर्म में होंगे तब इसके लिए 0 लेंगे। उसी तरह से फास्फोरस है, डेल्टा H नॉट फास्फोरस P4 के लिए। फास्फोरस जो एलोट्रॉप्स में पाए जाते हैं, वाइट में भी होते हैं, रेड में भी होते हैं, ब्लैक में होते हैं। तो वाइट वाले के लिए, ये बात उधर वाले के लिए है। वाइट वाले के लिए जो लेते हैं वो 0 मान लेते हैं। हम लोग क्या बात कर रहे थे? स्टैंडर्ड इंथैल्पी
जो फ्री नेचुरली अकरिंग स्टेट में पाए जाते हैं, उसके लिए जो हम लोग एक पैमाना बनाया गया है, और एक पैमाना बिल्कुल स्टैंडर्ड पैमाना है। इस स्टैंडर्ड पैमाने को डेल्टा एच नाउट बोलते हैं। इसको हीट में चेंजेज को दिखलाने के लिए कर रहे होते हैं। इंथैल्पी चेंजेज में कितना से वो चेंज किया है, तो इन सारी चीज़ों के लिए ये 0 होता है। ठीक है, नोट करो। इसका दूसरा पार्ट इसी से जो रिलेटेड स्टार्ट होता है वो है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो क्या देख रहे हैं हम लोग? इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बारे में, राइट। तो किसी भी सिस्टम में कोई भी जब रिएक्शन हो रहा होता है, उसमें कितना फॉर्मेशन हो रहा होता है कंस्टिट्यूएंट से, ठीक है। अमाउंट ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड। अमाउंट ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड when 1 मोल। ध्यान रख रहे हैं इसमें कि जब भी हम लोग बात करते हैं 1 मोल की बात करते हैं ऑफ ए कंपाउंड इज फॉर्म्ड, अमाउंट ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड। जितना हीट एब्जॉर्ब करेगा या फिर रिलीज करेगा। When 1 मोल ऑफ ए कंपाउंड इज फॉर्म्ड, जब 1 मोल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है बाई इट्स कंस्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स, जो भी इसमें एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड से पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसके बनने में, in their free natural state, free natural state में amount of heat is absorbed or released when 1 mole of a compound is formed, जब 1 मोल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा होता है by its constituents elements, जो भी इसमें पार्टिसिपेट करने वाले कंस्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स होते हैं in their free natural state, फ्री नेचुरल स्टेट में। एग्जाम्पल के तौर पर समझो, H2 प्लस O2 के मिलने से H2O का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, इसको भी एक ऑक्सीजन कर दो इसको, ठीक है। हाफ O2 इसका ले लिए हैं। यहाँ पर जो बन रहा है इसका जो फॉर्मेशन H2O का हो रहा है वो 1 मोल H2O का फॉर्मेशन हो रहा है। तो हम लोग लिखेंगे इसका, इस रिएक्शन में हीट ऑफ रिएक्शन में जो हम लोग दिखलाने का काम करेंगे डेल्टा HF, दैट मीन्स इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इसके इक्वल बराबर हो जाएंगे। किसका हम लोग बात कर रहे हैं? जितना फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहा होता है। किसके लिए? तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मेशन होकर करके आया है? H2O फॉर्म होकर करके आया है, ठीक है। क्या हम लोग पढ़े हैं? डेल्टा H इज इक्वल टू HP माइनस HR। क्या करते हैं? इसका जो हम लोग इंथैल्पी जो निकाल रहे होते हैं, चेंज जो निकाल रहे होते हैं HP में से, दैट मीन्स इसके जो प्रोडक्ट होते हैं, हीट ऑफ जो प्रोडक्ट होता है उसमें से हीट ऑफ रिएक्टेंट को हम लोग माइनस कर देते हैं। तो फॉर्मेशन होकर के कितना आया है इसके लिए? यहाँ पर ये H2O फॉर्म होकर करके आया है, ठीक है।
और एच आर जो इसके लिए हो जाएगा, एच आर जो इसके लिए फ्री स्टेट में जो लेकर करके आएंगे, कितना हो जाएगा ये, 0 के बराबर हो जाएंगे ये। ठीक है, तो हम लोग जो इसको दिखलाएंगे स्टैंडर्ड वाले में दिखलाएंगे डेल्टा एच नाउट एफ, डेल्टा एच नाउट एफ ये बराबर हो जाएंगे किसके, जो फॉर्मेशन होकर करके आएगा इसी के ये बराबर हो जाएंगे। दैट मीन्स फॉर्मेशन होकर के इस रिएक्शन में कौन सा आया है, H2O आया है, इसी के बराबर हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, इंथैल्पी ऑफ H2O, इंथैल्पी ऑफ H2O, इंथैल्पी ऑफ H2O। क्लियर है? ओके, बढ़ते हैं आगे। हाँ, ये सारी बातें, एक बात याद रखना कि स्टैंडर्ड, ये सारी बातें याद रखना यहाँ पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो ले रहे होते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर एंड प्रेशर पर ही हम लोग बात कर रहे होते हैं। टेम्परेचर की जो बात कर रहे थे 25 डिग्री सेल्सियस पर, एंड प्रेशर जो बात कर रहे होते हैं 1 atm पर बात कर रहे होते हैं। क्लियर है? ओके, चलो ठीक है, नोट करो। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर फिर लिया C+O2, ये गैसियस फॉर्म में है, बनकर का आया CO2, ये भी गैसियस फॉर्म में बनकर का आया, फॉर्मेशन होकर कर का आया यहाँ पर। क्लियर है? अगर इसका यहाँ पर डेल्टा दिया हुआ है, डेल्टा H इज इक्वल टू -400 किलो जूल, 400 किलो जूल। क्लियर है? क्या पढ़े हम लोग, डेल्टा H इज इक्वल टू HP माइनस HR। क्लियर है? डेल्टा HP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये, डेल्टा H नाउट F किसके लिए, पूरे के पूरे आ जाएगा ये CO2 के लिए, क्योंकि ये वाली बात कितना हो जाएगा ये, यहाँ पर जो अगर हम लोग लिखें इसके लिए, ये तो CO2 के लिए आ गया ये डेल्टा H, और इसके लिए यहाँ पर कितना कर जाएगा, रिएक्टेंट में कितना कर जाएगा, O2 के लिए कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, ये सॉलिड स्टेट में इसको रख लें आप। तो स्टैंडर्ड इसका कितना आ जाएगा, डेल्टा H नाउट F फॉर्मेशन कितना आ जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएंगे, ये CO2 के बराबर हो जाएंगे। क्लियर है? तो अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि इसका जो है सो स्टैंडर्ड जो आया है डेल्टा H नाउट F कितने के बराबर हो जाएगा, ये कितने के बराबर हो जाएगा ये, क्योंकि डेल्टा H ये बराबर हो गया कितने का, डेल्टा H नाउट F के बराबर हो गया है ये, और इतना बराबर कितना दिया हुआ, -400 किलो जूल दिया हुआ है। तो इसका स्टैंडर्ड जो इंथैल्पी चेंज फॉर्मेशन का आ जाएगा कितना हो जाएगा, -400 किलो जूल। क्लियर है? ओके, नोट करें। ला 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 ला। एग्जाम्पल के तौर पर मान लिया कि दिया गया H2 + Cl2, थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं इसमें, इसको लिखते हैं 2HCl लिख रहे हैं। आएगा ये रिएक्शन प्रोडक्ट बनकर करके, इसका डेल्टा HR जो दिया हुआ है ये -44 किलो जूल दिया हुआ है। क्लियर है? तो इसका डेल्टा HF फॉर्मेशन Cl के लिए कितना हो जाएगा, चूँकि हम लोग बात कर रहे होते हैं फॉर्मेशन 1 मोल के लिए बात कर रहे होते हैं, यहाँ पर HCl जो है HCl का जो दिया हुआ है कितना इसका दिया हुआ है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन -44 किलो जूल दिया हुआ है, -44 किलो जूल दिया हुआ है, राइट। तो चूँकि 2 मोल के लिए दिया हुआ है तो 1 मोल के लिए कितना हो जाएगा, -22 किलो जूल हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन रहेगा, कर लेना इसको। ठीक है, क्या पढ़े हो, डेल्टा HR इज इक्वल टू HP माइनस HR। ओके, डेल्टा HR इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है ये, -44 किलो जूल दिया हुआ है,
और इसके बराबर कितना दिया हुआ है 2HCl दिया हुआ है। डेल्टा HR रिएक्टेंट में जो पार्टिसिपेट कर रहा है ये गैसियस स्टेट में, गैसियस स्टेट में कितना कर रहा है फ्री स्टेट में, ये 0 हो जाएगा। देयरफॉर 1HCl इज इक्वल टू कितना कर जाएगा ये हीट ऑफ डेल्टा H इसका कितना कर जाएगा डेल्टा HCl के लिए -44 किलो जूल, भाई कितना कर देना 2 कर देना, यहाँ काट देना है इसको। देयरफॉर डेल्टा HCl के लिए कितना आ जाएगा ये -22 किलो जूल हो जाएगा। क्लियर है। इसका स्टैंडर्ड अगर फाइंड करेगा सीधा सीधी डेल्टा H नाउट HCl के लिए कितना हो जाएगा -22 किलो जूल। क्लियर है, ठीक है, ओके चलो मिटाते हैं। चलिए, तो इन सारी चीज़ों में हीट ऑफ फॉर्मेशन में इस बात का ध्यान रखना, कोई भी चीज़ के फॉर्मेशन में जो भी प्रोडक्ट बनकर करके आएगा जितना हीट रिलीज करेगा या फिर जिसका वैल्यू जितना नेगेटिव में जितना ज़्यादा आएगा वो उतना ही अस्टेबल ज़्यादा होगा। तो लिख लेना, नोट में लिख देना, नोट में जिसके बनने में जितना हीट रिलीज होगा या जिसका मान जितना नेगेटिव में आएगा, वह उतना ही अस्टेबल होगा। कहाँ पर, किसके लिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए। फिर से याद रखना, जिसके बनने में जितना हीट रिलीज करेगा या जिसका मान जितना ही नेगेटिव में आएगा वो उतना ही अस्टेबल होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए। क्लियर है, चलो मिटावे। ला 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 हो। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल मान लिया कि दिया गया ये क्या पढ़े, डेल्टा H इज इक्वल टू HP माइनस HR। इसका टोटल प्रोडक्ट वाला लिख लेना, टोटल प्रोडक्ट इसका लिख लेना 2 डेल्टा H किसके लिए, कार्बन के लिए प्लस इसके लिए कितना दिया हुआ है डेल्टा HT। ये प्रोडक्ट का टोटल हो गया, ये माइनस कर देना है, इसको माइनस कर देना है। यहाँ पर ए वाले के लिए कितना ले लेना, डेल्टा HA ले लेना, डी यहाँ पर लिखो ऐसे करके, ए ले लेना प्लस कौन सा दिया हुआ है ये 3 डेल्टा H कौन सा, बी के लिए। दैट मीन्स इसके आगे जो लगे हुए रहेंगे, जितना मोल इसके आगे लगा हुआ रहेगा, मैट्रिक जो प्रोडक्ट इसके होंगे उससे मल्टीप्लाई कर देना आगे। ठीक है, सी से पहले 2 लगा हुआ था, 2 लगा देना, डेल्टा SC लिख देना, प्लस डी के आगे 1 लगा हुआ है, बस 1 यहाँ पर लगा देंगे, माइनस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, यहाँ पर 1 लिखा हुआ था, डेल्टा HA कर देंगे, प्लस यहाँ पर 3 है, 3 डेल्टा HB कर देंगे। तो ये फार्मूला आ जाएगा ये।
मिटावें। क्वेश्चन, CH4 गैसेस स्टेट में O2, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2, H2O कितने से हो गया? हाइड्रोजन कितना यहाँ पर है? 4 दिया हुआ है। चलो इसको 4 कर लो। वो तो ऑक्सीजन कितना हो गया यहाँ पर? 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन हो गया है। इसको भी यहाँ पर 4 ऑक्सीजन कर दो। क्लियर है? ये गैसियस फॉर्म में, ऑक्सीजन तो गैसियस फॉर्म में है, यही ये भी गैसियस फॉर्म में है। ये जो आ रहा है ये लिक्विड फॉर्म में आ रहा है। क्लियर है? इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इसका फाइंड करना है। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इसका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या हो जाएगा? जबकि दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है CH4 इज इक्वल टू -80 किलो जूल, CO2 इज इक्वल टू -400 किलो जूल, H2O इज इक्वल टू -300 किलो जूल। ये दिया हुआ है बच्चा लोग। कितना इसका हो जाएगा? डेल्टा H इज इक्वल टू HP माइनस HR, डेट मीन्स डेल्टा H हीट ऑफ फॉर्मेशन कितना कर जाएगा? चलो पूरा के पूरा लिख लो इसका। डेल्टा HCO2 प्लस कितना हो जाएगा? 2 डेल्टा H2O, एक बार माइनस कर देना इसको। कितना दिया हुआ इधर? डेल्टा HCH4 प्लस, इसके लिए पूरे के पूरे कितना कर जाएगा? 0 कर जाएगा। वैसे लिख लो डेल्टा H 2 डेल्टा HO2 के लिए, O2 के लिए। क्लियर है? यहाँ से निकालो डेल्टा HF निकालो। इसके लिए डेल्टा HCO2 कितना दिया हुआ? -400 दिया हुआ है। लिखो -400 प्लस दिया हुआ है 2 इंटू H2O के लिए, H2O के लिए -300। लिखो -300, ये वाला माइनस लिखो यहाँ। डेल्टा HCH4, CH4 के लिए 80 दिया हुआ है, -80 दिया हुआ है। और चूंकि O2 जो होता है वो फ्री स्टेट में होता है, फ्री स्टेट के लिए कितना बताए हैं? 0। लिख दो 0 यहाँ। इज इक्वल टू -400 प्लस -600 माइनस प्लस 80। इसको लिखो 1000 माइनस में प्लस 80, कितना हो जाएगा ये? 920 माइनस 920 किलो जूल। ठीक है? क्लियर है? ये आंसर आ जाएगा। ओके, दिस इज द आंसर। क्लियर है? ओके। हो 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 हो। The heat of formation of NH4NO3, the heat of formation is equal to -400 किलो जूल। -400 किलो जूल दिया हुआ है। and those of NO2 गैसेस स्टेट में 80 किलो जूल। ये क्वेश्चन में शामिल है। ये
-300 किलो जूल H2O के लिए दिया हुआ है। ये सब कुछ दिया हुआ है एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 ATM, 1 ATM पर दिया हुआ है। कैलकुलेट डेल्टा H एंड डेल्टा U फॉर द रिएक्शन। ये जो रिएक्शन दिया गया है इसके लिए फाइंड करना है। ठीक है बच्चे लोग, ओके। रिएक्शन लिखो, ये दिया हुआ है ये। ऑक्सीजन यहाँ पर 3 था, 2 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन हो गया। ये हाइड्रोजन जो दिया हुआ है वो 4 दिया हुआ है, वो 2 कर दें यहाँ पर, 2 कर लें, यहाँ पर 2 कर दें, H2O हाइड्रोजन 4 दूनी 8, ये 4 कर गया ये। तीन नाइट्रोजन, 3 3 दूना 6, 4 10, 3 3 9। चलिए, इसकी कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन को बैलेंस कर लो इसको, और नाइट्रोजन हो जाएगा यहाँ पर। एक नाइट्रोजन दिया, वो नाइट्रोजन बैलेंस हो गया ये, क्योंकि ऑक्सीजन जो होते हैं वो फ्री स्टेट में होते हैं। ऑक्सीजन फ्री स्टेट में होता है, इसलिए ऑक्सीजन पर उतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। चलो, ये वाली बात है। लिक्विड स्टेट में दिया हुआ है, NO2 जो दिया हुआ है ये, वो गैसेस स्टेट में है, और ये वाला तो सॉलिड स्टेट में दिया ही हुआ है। फाइंड करो इसका। डेल्टा H इज इक्वल टू HP माइनस HR। लिखो इसका डेल्टा HP, टोटल का टोटल ये प्रोडक्ट में यहाँ पर लिखो, ये कितना हो जाएगा, ये डेल्टा HNO2 प्लस डेल्टा H2O माइनस कितना हो जाएगा इधर, डेल्टा HO NH4 NO3, ये हो जाएगा। बाकी तो इसके साथ कुछ है नहीं, ये कुछ तो इधर है नहीं इसके साथ में। चले, डेल्टा HNO2 कितना दिया हुआ है, ये 80 दिया हुआ है। लिख इसको 80 प्लस लिखो 2 इंटू H2O के लिए कितना दिया हुआ, -300। लिखो -300 माइनस डेल्टा NH4 NO3 के लिए बोल कितना दिया हुआ है, -400। कितना हो गया, -400। बढ़िया से लिख इसको। ओके, ये हो गया 80 हो गया, यहाँ पर 2 है, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये 600 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 400। ये हो गया 480 माइनस 600, कितना आ जाएगा, -120 किलो जूल। क्लियर है यहाँ तक? ओके, राइट। फिर आपसे ये पूछा गया है, इसमें एक क्वेश्चन और भी डाला है, डेल्टा U इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। इससे पहले वाले हम लोग लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं
डेल्टा यू को निकालने के लिए, डेल्टा यू को निकालने के लिए डेल्टा एच प्लस डेल्टा यू डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ये वाली बात हम लोग पढ़ चुके हैं इससे पहले वाले रिएक्शन में, जब इंथैल्पी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। डेल्टा एन जी इज इक्वल टू कितना पढ़ते हैं हम लोग, एन पी माइनस एन आर। एन पी प्रोडक्ट में कितना आ रहा है, गैसेस स्टेट में 1 आ रहा है, ये माइनस जो गैसेस स्टेट में होता है सिर्फ उसको लेते हैं, या तो गैसेस स्टेट में है नहीं, सॉलिड स्टेट में दिया हुआ है, 0 हो जाएगा। ये कितना हो गया, ये 1 हो गया। ओके चलो लिखो यहाँ पर डेल्टा एच इज इक्वल टू कितना लेकर के आए, -120 लिखो, -120। डेल्टा यू हमें पता नहीं है, डेल्टा यू तो निकालना ही है, प्लस ये वाला कितना आ गया, 1 आ गया है। आर का वैल्यू पुट कर दो, 8.314 इंटू टेम्परेचर जो दिया हो 25 डिग्री सेल्सियस पर, 25 डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ देना, तो जाएगा 298 हो जाएगा। कट नहीं रहा है ना, ठीक है ठीक है। और ये किलो जूल में सब बात ये दिया हुआ है, ये यहाँ पर 1000 से डिवाइड कर लेना, यहाँ पर 100 -120 डेल्टा यू हो गया, 1 इंटू 8.314 ये आर का वैल्यू हुआ, इंटू 298 टेम्परेचर हो गया, 25 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, इसमें 273 जोड़ लेंगे और 1000 से डिवाइड कर लेंगे। ये दिया हुआ था किलो जूल में दिया हुआ था, सब ये किलो जूल में दिया हुआ था। ओके ये पूरा आंसर हो जाएगा। ये यहाँ से डेल्टा यू का वैल्यू फाइंड कर लेना, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक बच्चे लोग, राइट। मिटाते हैं, एक बहुत बड़ा पार्ट था इंथैल्पी। आज हम लोगों ने जो हेडिंग बनाया था वो हेडिंग इस तरह से था, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के बारे में, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बारे में, और जो तीसरा दिया हुआ था इंथैल्पी ऑफ कंबशन के बारे में। तो नेक्स्ट हेडिंग लगा लो, इंथैल्पी ऑफ कंबशन। और से रिलेटेड टॉपिक है ये। डेफिनेशन सबसे पहले लिखो, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड, हमेशा इसमें रिलीज करेगा, ऑलवेज, व्हेन 1 मोल। फिर यहाँ पर जो बात कर रहे हैं हम लोग 1 मोल की ही बात कर रहे हैं, इससे पहले वाले में भी हम लोग फॉर्मेशन में भी 1 मोल की बात किए थे। व्हेन 1 मोल ऑफ ए कंपाउंड is combusted, when 1 mole of compound is combusted, जब 1 मोल कंपाउंड को कंबस्ट किया जाता है, जलाया जाता है कंप्लीटली, in excess of air, एक्सेस ऑफ एयर इसलिए लिया जाता है कि काफ़ी अच्छे ढंग से ये कंबस्ट कर सके, ये कंबस्टाइल हो सके। ये अगर एयर की कमी लिया जाएगा तो ऐसे वाले में धुआं काफ़ी फॉर्मेशन करेगा, स्मोक काफ़ी बनेगा, इसीलिए एयर काफ़ी अच्छे मात्रा में होना चाहिए।
एग्जाम्पल के तौर पर CH4 गैसेस स्टेट में है ये, इसको एक्सेस ऑफ O2 के प्रेजेंस में जलाने का काम करेंगे। ठीक है, ये फॉर्मेशन होकर के CO2 प्लस H2O बनाएगा। क्लियर है? ये लिया गया है गैसियस स्टेट में लिया गया है, ये भी गैस बनेगा और ये जो फॉर्मेशन कर रहा है ये लिक्विड का फॉर्मेशन कर रहा है। राइट, डेल्टा HR इज इक्वल टू -820 किलो जूल, ये हीट रिलीज करने का काम कर रहा है। दैट इज 1 मोल मीथेन को एक्सेस एयर के साथ में लेने का काम किया गया है। ठीक है, बैलेंस कर ले इसको। 1 मोल ऑफ CH4, 1 मोल ऑफ CH4 ये कंबस्टेड हो जाएगा, कितना हो जाएगा? डेल्टा HR इज इक्वल टू डेल्टा H, किसको कंबस्ट कर रहे हैं हम लोग? CH4 को, इसके ये बराबर हो जाएंगे। क्लियर है? 1 मोल ऑफ CH4, 1 मोल CH4 को पूरे के पूरे कंप्लीटली कंबस्टेड करने के लिए, ठीक है, जितना हीट रिलीज करेगा, तो हीट रिलीज कितना कर रहा है? 820 किलो जूल। क्लियर है? तो ये इसी के बराबर हो जाएंगे ये, दैट मीन्स -820 किलो जूल के ही बराबर हो जाएंगे। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? देयरफॉर जो दिया गया है इसका डेल्टा H CH4 इज इक्वल टू -820 किलो जूल, इतना हीट को रिलीज करने का काम करेगा। नोट करें। एग्जाम्पल C2H6, ये लिया गया इथेन, O2 के साथ में CO2 प्लस H2O। दो कार्बन, 3 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना करेगा? 2 दूनी 4 और 3 7, 7/2। क्लियर है? इसका डेल्टा HR इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? डेल्टा SC के बराबर। इसमें से डेल्टा HR इज इक्वल टू डेल्टा SC कंबस्टेड किसके लिए कर रहे हैं हम लोग? C2H6 के लिए कर रहे हैं, एंड दिस इज कॉल्ड इक्वेशन फॉर कंबशन, इक्वेशन फॉर कंबशन, इक्वेशन फॉर कंबशन कहते हैं इसको। राइट, इसको और भी 2 से मल्टीप्लाई कर करके हम लोग लिख लें। 2C2H6 प्लस 7O2, ये 4 हो जाएगा, CO2 प्लस 6H2O। ठीक है, गैसियस फॉर्म में, ये भी दिया होता है गैसियस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में, ये भी गैसियस फॉर्म में है, ये लिक्विड फॉर्म में, ये ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में, H2O ये लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पर इसका हीट ऑफ कंबशन जो दिया गया है 750 किलो जूल, इतना इसमें से हीट रिलीज करने का काम कर रहा था। पूछता है कि इसका हीट ऑफ कंबशन कितना हो जाएगा। राइट, तो अब यहाँ पर कितना आ गया है? ये 2 मोल आ गया है। कितना आ गया है? 2 मोल आ गया है। तो चूंकि हम लोग पढ़े हैं कंबशन फॉर 1 मोल के लिए, 1 मोल के लिए
1 मोल ऑफ C2H6 के लिए कितना हो जाएगा ये, -750 किलो जूल बाई 2, या 2 से डिवाइड कर देना इसको, इसके बराबर हो जाएंगे ये, इतना किलो जूल के बराबर हो जाएंगे। या फिर किलो कैलोरी में भी रह सकता है, ये किलो कैलोरी में रह सकता है, किलो जूल में भी हो सकता है। कैलोरी लिख दो, कैलोरी ही लिख दो, ज़्यादा बेटर होगा, राइट। चलो बात आ गई समझ में। 1 मोल के लिए हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर जो आ गई ये 2 मोल आ गया, तो 2 मोल आ गया तो 2 से डिवाइड कर देना, जितना आ जाएगा, मान लिया 3 आ जाएगा तो 3 से डिवाइड कर देना। ये इसका जो है इंथैल्पी ऑफ कंबशन हो जाएगा ये। इसमें एक टॉपिक और याद रखना, काफ़ी बढ़िया है, और क्वेश्चन कभी कभी जेई में, नीट में क्वेश्चन दे देता है। कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू, कौन सा फ्यूल कितना जो है एनर्जी को रिलीज करने का काम करेगा। जो जितना एनर्जी को रिलीज करने का काम करेगा, जितना हीट को रिलीज करने का काम करेगा, उतना ही उसको बेटर फ्यूल माना जाएगा। तो लिख लेंगे इसमें, विच फ्यूल इज बेटर इन सेंस ऑफ एनर्जी, एनर्जी के सेंस में, एनर्जी देने के सेंस में कौन बेटर होगा। एग्जाम्पल के तौर पर डेल्टा SC मीथेन के लिए, मीथेन का फार्मूला CH4 होता है -900 किलो जूल पर मोल। डेल्टा SC ब्यूटेन के लिए, ब्यूटेन का फार्मूला C4H10 300 किलो जूल पर मोल। ठीक है बच्चे लोग, इसका जो हम लोग कैलोरीफिक वैल्यू जो निकालते हैं, 1 ग्राम में हम लोग निकालने का काम करते हैं। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इन 1 ग्राम फ्यूल में कितना देने का काम करेगा, तो इस हिसाब से हम लोग फाइंड करते हैं। इसका फार्मूला याद रखना, डेल्टा SC दैट मीन्स हीट ऑफ कंबसन में उसके मोलर मास से डिवाइड कर देने का काम करना। ठीक है, जैसे CH4 के लिए निकाल लो, CH4 के लिए कितना दिया हुआ है, कंबशन -900 बाई इसका निकालेगा, कार्बन का कितना होता है 12, हाइड्रोजन का 4 हो जाएगा, 1 × 4 4 कर जाएगा, टोटल कितना कर जाएगा ये 16 कर जाएंगे ये। नियर अबाउट में लिखो इसको, -900 15 करो 6 से कितना हो गया -60 किलो जूल। ठीक है, 1 ग्राम के हिसाब से आ जाएगा ये, इतना किलो जूल आ जाएगा। 1 मोल में जब बात करेंगे तो दूसरा वाला बात करो, C4H10 के लिए बात करो, -3000 दिया हुआ है, इसका निकालेगा 12 से, 12 चौक 48, 48 से 10 58 हो जाएगा। नियर अबाउट 3000, इसको 60 कर दो, 0 से कट गया, 6 से 6 5 जा 0, तो ये नियर अबाउट जो आ जाएंगे -50 किलो जूल आ जाएगा। अब बोलो कौन बेटर है, कैलोरीफिक वैल्यू के हिसाब से देखा जाए कौन बेटर है, तो CH4 का आ रहा है -60 किलो जूल, दैट मीन्स यही बड़ा हो जाएगा किससे, C4H10 से, सॉरी C4H10 ब्यूटेन से बड़ा हो जाएगा। क्लियर है, तो कैलोरीफिक वैल्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इन 1 ग्राम फ्यूल, अमाउंट ऑफ एनर्जी released in 1 gram of fuel,
1 ग्राम फ्यूल में कितना जो है देने का काम कर रहा है, कितना एनर्जी देने का काम कर रहा है। तो 1 ग्राम के हिसाब से जब निकाले तो इसका -60 नियर अबाउट। इसका जब निकाल रहे हैं ब्यूटेन का तो कितना आ रहा है, -50 किलो जूल आ रहा है। क्लियर है। इस वैल्यू को नहीं देखना है, हम लोग को जो देखना है जो कंबशन का वैल्यू जो दिया हुआ हीट ऑफ कंबशन का, उसका मोलर मास से डिवाइड कर देंगे, ये फार्मूला हो जाएगा आपके लिए। क्लियर है, नोट करें। चलिए, तो अगले लेक्चर में अगले वीडियो के साथ में आप लोगों के साथ में मिलेंगे। जब तक के पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।